नमस्कार। चलिए आज भारत के प्राचीन इतिहास के हजारों सालों के एक लंबे और दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं, बल्कि ये कहानी है एक जबरदस्त बदलाव की। एक ऐसी यात्रा की जो हमें पत्थर के मामूली औजारों से सोने से बने आलीशान साम्राज्यों तक ले जाएगी। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। सोचिए, आखिर कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता पत्थर के सीधे साधे औजारों से शुरू करके विशाल, पेचीदा और दूर दूर तक फैले साम्राज्य बनाने तक का सफर तय कैसे करता है? हमारी आज की कहानी इसी असाधारण बदलाव को समझने की एक कोशिश है। अब देखिए, इतने लंबे इतिहास को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 4 बड़ी क्रांतियों या कह सकते हैं कि 4 बड़े पड़ावों में बांटकर देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि इंसान ने पत्थरों से बस्तियों तक का सफर कैसे पूरा किया। फिर हम देखेंगे कि पहले शहर और साम्राज्य कैसे बने। उसके बाद हम बात करेंगे विचारों की दुनिया में आई एक जबरदस्त क्रांति की। और आखिर में हम संस्कृति के एक सुनहरे दौर यानी क्लासिकल एज की सैर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी पहली क्रांति से, पत्थर से बस्तियों तक का सफर। ये वो जमाना था जब इंसानों ने अपने आसपास के माहौल को समझना और उस पर काबू पाना सीखा। ये वो मोड़ था जब घुमक्कड़ जिंदगी पीछे छूट रही थी। यहाँ टेक्नोलॉजी का विकास देखना कितना कमाल का है। जरा सोचिए, पूरा पाषाण काल में हमारे पूर्वजों के पास बस भारी भरकम मोटे पत्थर के औजार थे। फिर आया मध्य पाषाण काल और यहाँ एक बड़ा बदलाव हुआ। उन्होंने माइक्रोलिथ्स बनाने सीखे, मतलब छोटे छोटे तेज पत्थर के टुकड़े। इन्हें लकड़ी या हड्डी में फिट करके तीर और हसिया जैसे कहीं ज्यादा असरदार हथियार बनाए जा सकते थे। और बस यहीं से नवपाषाण क्रांति की जमीन तैयार हुई, जब खेती के लिए और भी बेहतर घिसे हुए, पॉलिश किए हुए औजार बनने लगे। लेकिन ये बदलाव सिर्फ औजारों का नहीं था, असली गेम चेंजर तो खेती थी। खेती की शुरुआत ने लिटरली सब कुछ बदल दिया। अब इंसान सिर्फ खाना ढूंढने वाला नहीं, बल्कि खाना पैदा करने वाला बन गया था। और इसका नतीजा, अब स्थायी घर बनने लगे, जैसे कि कश्मीर के बुर्ज होम में मिले जमीन के अंदर बने घर। अनाज को रखने और पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनने लगे, और जानवरों को पालने का काम भी एक व्यवस्थित तरीके से शुरू हुआ। मेहरगढ़ जैसी जगहें इस पूरी क्रांति की जीती जागती मिसाल हैं। तो पहली क्रांति ने इंसानों को एक जगह टिककर रहना सिखा दिया। अब सवाल था, आगे क्या? तो बस दूसरी क्रांति में हम देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने मिलकर बड़े पैमाने पर सिस्टम बनाए और पहले शहर और फिर विशाल साम्राज्यों की नींव रखी। और इस दौर का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। ये थे भारत के पहले शहर, और इनकी इंजीनियरिंग तो आज भी हैरान कर देती है। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। हर घर में ढकी हुई नालियां, और इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें यहाँ कोई आलीशान महल या बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले। तो सवाल उठता है कि इन इतने व्यवस्थित शहरों को चला कौन रहा था? ये आज भी एक पहेली है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते गंगा के मैदानों में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये भारत के पहले बड़े क्षेत्रीय राज्य थे, और इनमें भी विविधता थी। एक तरफ मगध जैसे ताकतवर राजतंत्र थे, तो दूसरी तरफ वज्जी जैसे गणतंत्र भी थे, जहां कोई एक राजा नहीं बल्कि लोगों का एक संघ मिलकर शासन करता था। इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक मगध सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा, और उसी ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी राजनीतिक सोच थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया, मतलब एक कामयाब राज्य के 7 जरूरी अंग होते हैं: राजा, मंत्री, जमीन और लोग, किला, खजाना, सेना और मित्र यानी सहयोगी। यह एक मजबूत साम्राज्य खड़ा करने का पूरा ब्लूप्रिंट था। और मौर्य शासकों में भी सम्राट अशोक बिल्कुल अलग थे। कलिंग युद्ध की तबाही देखने के बाद उन्होंने लड़ाई का रास्ता छोड़कर धम्म का रास्ता अपनाया। ये जो लाइनें हैं, ये उनके एक शिलालेख से ली गई हैं। सोचिए, एक सम्राट अपनी प्रजा को अपनी संतान कह रहा है। वो पत्थरों पर संदेश खुदवाकर सीधे अपनी जनता से बात करते थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी, एक बहुत ही अनोखी सोच थी। चलिए अब अपनी कहानी के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं। ये क्रांति जमीन पर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग में हुई थी। यह हथियारों या सरहदों की नहीं बल्कि विचारों की क्रांति थी। ये वो दौर था जब समाज में जिंदगी के असली मतलब और मकसद को लेकर एक नई खोज शुरू हुई।
इस वैचारिक क्रांति की जड़ें वैदिक काल में आए बदलावों में थीं। देखिए, शुरुआती वैदिक समाज काफी अलग था। लोग पशु पालते थे, इंद्र उनके सबसे बड़े देवता थे, और समाज में किसी की जगह उसके काम से तय होती थी, जन्म से नहीं। लेकिन बाद के वैदिक काल तक आते आते खेती मुख्य पेशा बन गई। पूजा पाठ और यज्ञ बहुत खर्चीले और जटिल हो गए, और सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि वर्ण व्यवस्था अब कर्म पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित हो गई। समाज में आई इसी कठोरता ने नए विचारों के लिए दरवाजे खोल दिए। और इसी सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल के बीच से दो नए रास्ते निकले, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दोनों ने ही उस वक्त की परंपराओं को एक नई चुनौती दी। जैन धर्म का मूल विचार था अहिंसा, यानी किसी भी जीव को तकलीफ ना पहुंचाना। वहीं बौद्ध धर्म ने दुखों को खत्म करने और निर्वाण पाने का रास्ता दिखाया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही ईश्वर को दुनिया बनाने वाले के तौर पर नहीं देखते, बल्कि खुद के प्रयासों से मोक्ष पाने पर जोर देते हैं। और अब हम आते हैं अपनी कहानी की चौथी और आखिरी क्रांति पर। ये वो दौर था जब साम्राज्यों ने अपनी भव्यता की ऊंचाइयों को छुआ, जब अलग-अलग संस्कृतियां आपस में मिलीं और जब कला, साहित्य और विज्ञान अपने शिखर पर पहुंचे। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में एक बार फिर कई नई ताकतें आईं। इस दौर की सबसे खास बात थी अलग-अलग संस्कृतियों का मिलन। जैसे हिंद यवनों ने भारत में पहली बार ऐसे सोने के सिक्के चलाए जिन पर राजाओं की तस्वीरें बनी होती थीं। शक शासकों ने पश्चिमी भारत में अपना दबदबा बनाया, और कुषाणों ने तो मशहूर सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया और उस जमाने के सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। तो ये दौर एक तरह से कल्चरल फ्यूजन का दौर था। अच्छा, जब उत्तर भारत में ये सब हो रहा था, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत में एक बिल्कुल अलग और शानदार कहानी चल रही थी, संगम युग की। यहाँ चोल, चेर और पांड्या, इन तीन शक्तिशाली राज्यों का राज था। इनका व्यापार सिर्फ देश तक ही नहीं बल्कि रोमन साम्राज्य तक फैला था, जिसके सबूत हमें वहां मिले भारतीय सामान और यहां मिले रोमन सिक्कों से मिलते हैं। और यहाँ का साहित्य तो कमाल का था। अकम यानी प्यार और निजी जिंदगी की कविताएं, और पुरम यानी युद्ध और बाहरी दुनिया की कविताएं, ये उस समाज की एक गहरी झलक देती हैं। और फिर आता है गुप्त काल, जिसे इतिहासकार अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये सच में एक ऐसा दौर था जब ज्ञान और कला का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा की स्थापना इसी दौर में हुई। कालिदास जैसे महान कवियों ने अमर रचनाएं लिखीं, गणित और खगोल विज्ञान में बड़ी-बड़ी खोजें हुईं, और आज हम जो भव्य मंदिर देखते हैं, उनकी शुरुआती बनावट भी इसी काल में तय हुई। सचमुच ये एक शानदार दौर था। तो पत्थर के औजारों से शुरू करके इस सुनहरे साम्राज्यों तक हमने 4 बड़ी क्रांतियों का ये सफर तय किया। इस पूरी कहानी में एक पैटर्न दिखता है, एकता, फिर बिखराव, और फिर अलग-अलग संस्कृतियों का आपस में मिलना। तो जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है, इतिहास का ये जो चक्र है, ये आज भी इस उपमहाद्वीप को, हमारे आज को किस तरह से प्रभावित कर रहा है?